फ़ौरन डॉक्टर किसी भी पेशेंट की बीमारी को लेके जज नहीं करता, फ़ौरन डायग्नोस नहीं बनाता। मैंने उससे कहा अच्छा, और कहने लगा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो कि मुझे रात को प्रॉपर नींद आ जाए, रात को ना तो दिन में आ जाए। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं सोचूं और मैं समझूं चीज़ों को। अब जब वो इस तरह की बातें कर रहा था तो मुझे ये लगा कि यार ये पक्का डिप्रेशन में है, तो मैं इसको मेडिसिन एडवाइस कर देता हूँ। मैंने उसको एक पेपर पर एंटी डिप्रेसेंट एडवाइस कर ली, उसमें कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह होती थी और वो इस तरह जो फार्मेसी होती थी वो मेडिकल सेंटर में अंदर ही होती थी। तो काउंटर पर गया, उससे जाके उसने वो जो स्लीपिंग पिल्स थी उसके 3-4 पैकेट उठा के ले आया। मैंने कहा यार ये तो अजीब पागल इंसान है, ये तो खा लेगा तो कुछ हो गया तो ये तो मेरे गले फिल्म पड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं चलो मैं तुम्हें चेंज कर देता हूँ। मैंने मेडिसिन उसकी चेंज करके कुछ और हेवी डोज लिख के दे दिया, जो खाए तो 15 मिनट के अंदर वो बेहोश हो जाए, सो जाए बिल्कुल। वो भी 3-4 पैकेट ले आया। बोला डॉक्टर साहब मुझे शदीद नींद आनी चाहिए। मैंने कहा इससे आ जाएगी। चाच ने क्या किया, सारे टेबलेट्स एक हाथ में निकाले और भाग गया, पानी भी नहीं पिया, कच कर अंदर। अब मेरे पसीने छूटना। मैंने फ़ौरन उसको बुलाया, नर्स को बुलाया। मैंने कहा इसने ये टेबलेट्स खा लिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने नर्स वर्स ने आके उसको लिटाया। अब उसका बीपी ले रहे हैं तो बीपी नहीं आ रहा, उसका पल्स लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर, तो उसकी पल्स ना आए। मैंने कहा ये क्या माजरा है, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रही, ये जिंदा भी है, बातें भी कर रहा है। लगा छोड़ो डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो अभी 14-16 दिन से ऐसे ही जाग रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आती, तो मैं फिर आपके पास कल चक्कर लगाऊंगा। मैंने कहा यार अजीब आदमी, ये कह के वो चला गया। अब हम Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। लास्ट टाइम हमने जो जिन स्टोरी अपलोड की थी, सॉरी उस पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही क्योंकि हम लोग माइक की पिन लगाना भूल गए। हम लोग कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या होता है कि जब लंबा सा गैप आ जाता है तो टेक्निकल एरर्स फिर आते हैं, हम चीज़ें करना भूल जाते हैं, फिर हम बहुत कुछ करना भूल जाते हैं। हम जब भी किसी भी चीज़ में एक लंबा गैप आ जाता है तो हम फ़ोन साइलेंट करना भूल जाते हैं, एक और देखें, हम माइक की पिन लगाना भूल जाते हैं, हम रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टोरी पे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके जी। स्टोरी आज सुनाता हूँ मैं आपको ही, अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। और काफ़ी पुरानी स्टोरी है। इसको सुनाने के लिए शायद पहले मैं सुना चुका होता है इसको, लेकिन फिर काफ़ी उसकी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा कि ये तब सुनाऊंगा जब कोई हमारे एपिसोड्स में एक गैप आ जाएगा, ताकि फिर लोग जब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे। वैसे हमारी स्टोरीज़ में गैप आता रहता है। ये मेरे ख्याल से तीसरा था या चौथा था जो गैप 2 साल आया है। में, ठीक है, 2 साल में, 2.5 साल में, हाँ जो भी। और अब मसला ये कि मुझे एक बंदा टकराया आशी, कोई 3 से 4 दिन पहले, और बंदा टकराया, ही वॉज नॉट अ जिन, बंदा ही था। तो उसने मुझसे कहा यार डॉक्टर काशिफ आप मिल गए हो तो एक बात बता के जाओ। अच्छा जी पूछे। तो कहने लगा यार ये बताओ कि ये जो जिन स्टोरीज़ कर रहे हो ये रियल है या फेक है। मैंने कहा यार अब तुमने सवाल ऐसा कर दिया है कि लाजिम तो नहीं है मुझको जवाब देना, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा मैं दुनिया का वाहिद स्टोरी राइटर हूँ जिसने 2-2.5 हज़ार स्टोरीज़ लिखी हैं, और वो सब एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। तो शक्ल देखने लगा मेरी यार। नहीं यार, मैंने कहा यार तुम्हारी अक्ल ये जवाब देती है कि मैं इतना कोई बंदा जीनियस हूँ कि 2.5-3 हज़ार स्टोरीज़ लिखी है और एक जैसी नहीं है। तो क्या लगा नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता है, तो बड़े बड़े राइटर्स ऐसा नहीं कर सकते, उसमें भी कहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें चली हुई आती हैं, इंस्पायरेशन तो होती है, तो बंदा इंस्पायर तो होता है। तो मैंने कहा हाँ, तो यही जवाब है। और दूसरा ये कि उसमें देख लो कि मेरी स्टोरीज़ कितनी होती हैं और आम लोगों की कितनी होती हैं।
जैसे अभी एक शहजाद है हमारा, एक फॉलोअर भी है और दोस्त भी है, उसने हमारे साथ एक मिनाज भाई, नाम लेने में मुझे कोई कबाहत नहीं है, तो मिनाज भाई का एक कोई लाइव सेशन था, उसमें एक हमें वीडियो भेजी जिसमें जी वो एक औरत ने कॉल की और वो कॉल पर चीखते जा रही है। वल्लाह आलम, वैसे ये चीख मैंने पहले भी सुनी है, शायद मैंने आपको एक स्टोरी में बताया था कि मैं एक घर में पेइंग गेस्ट था जब मैं नया नया कराची गया था और हालात से लड़ मर गए, तो वहाँ पर एक रूम मैंने रेंट पर लिया था और वो जिसका घर था वो आमिल था, याद है आपको बताया था, एक बुढ़े से बाबा थे, वो आमिल था और उसने मुझसे कहा था कि जनाब आपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपने मेरा किचन यूज़ नहीं करना, आपने जो है मेरी चीज़ों में हाथ नहीं डालना, स्पेशली आपने दरवाज़ा नहीं खोलना और जब फ़ोन बजे तो आपने फ़ोन नहीं उठाना। याद है मुझे, याद है आपको कि एक बार कंटिन्यू फ़ोन बजता गया, जनाब मैंने गलती कर ली, जाके वो फ़ोन उठा लिया और जब फ़ोन उठाया तो वहाँ से वही उसी तरह की चीखों की आवाज़ थी जैसे तो मैंने उस क्लिप में देखी जो मिनहाज की लाइव का कोई क्लिप था, उसमें वही इसी तरह की चीखें थी। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कबाहत महसूस नहीं हो रही कि ये कोई रियल नहीं था, ये जितना मुझे लगता है कि रियल हो सकता है। लोग कॉल करते हैं, किन सिचुएशंस में कॉल करते हैं और फिर उन पर उस तरह की चीज़ें हावी हो जाती हैं। जैसे मुझे कुछ अर्सा पहले कॉल आई थी, आज से कोई 1.5-2 साल पहले कॉल आई थी और एक मोहतरमा की कॉल थी और उन्होंने पहले मुझसे इंस्टा पर चैट की, फिर इंस्टा पर ही उन्होंने मुझे कॉल की। उसी हवाले से एक ही दिन में उन्होंने मुझे अपना मसला बताया, तो कहने लगी कि काशिफ भाई क्या मैं आपको इंस्टा पर ही कॉल कर सकती हूँ? नंबर तो मैंने मना कर दिया कि यार सॉरी मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने मुझे इंस्टा पर ही कॉल की, तो उस बहन ने जब मुझे इंस्टा पर कॉल की आशी, तो उसकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन थी, जैसे खौफ से बंदा कोई बात करता है, किसी के सामने कोई खड़ा हुआ हो। तो मुझे कहने लगी काशिफ भाई मेरे सामने अभी जो चीज़ खड़ी है, मैं उसके डर में आपसे इस तरह से बात करनी की थी। तो उसकी चीखने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई और वो बेचारी इतना गंदा चीख रही थी और लिटरली मुझे हॉलिंग की एक और आवाज़ आ रही थी कि कोई उसके सर पर खड़ा हुआ है, उस पर तशद्दुद कर रहा है, वो अपने आप को बचाना चाह रही है, वो आयत पढ़ना चाह रही है, वो पूरी तरीके से कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ पा रही, वो उसको चारों कुल में से कोई एक कुल नहीं पढ़ पा रही, वो आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ पा रही और वो सिर्फ चीखे जा रही पढ़, जैसे आयतुल कुर्सी का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद वो फिर अजीब ही एक उसकी टोन हो जा रही थी और फिर अल्लाह, फिर उसके बाद वो एक लंबे उसमें पॉज भी जा रही थी और इस तरह से चीखना चिल्लाना। तो चीज़ें इस तरह से होती हैं। और अगर लोग पूछते हैं आशिक के यार क्या चीज़ें सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, तो हाँ, आपको पता नहीं है कि कब क्या हो। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ आशिक एक मज़े का वाक़या हुआ। मैं घर से निकला और मैं ड्राइव करने के लिए जा रहा था अपनी कंपनी। तो मेरा जो रास्ता है वो तुमने देखा है, जो अबुल हसन क्रॉस करके अल्लाह सेफ पर, वहाँ से फिर राइट पर हम जाते हैं। तो वो वहाँ पर एक चौरंगी बनी हुई है ना, जहाँ से राउंड अबाउट बना हुआ है। तो वहाँ से मैंने गाड़ी मुड़ी, तो एक मोहतरमा ने मुझे बड़े गंदे तरीके से क्रॉस किया। लाइक मैं राइट साइड पर था, उसने मुझे लेफ़्ट से क्रॉस किया, फ़ोन पर बात कर रही थी और मुझे देख के उसने एक स्माइल पास की। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार कोई मेरी जान पहचान वाली होगी और या कोई मुझे जानती होगी, तो उसने मुझे स्माइल पास किया। तो मैंने उसकी तरफ ऐसा कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी गाड़ी, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी बचाई, इस तरफ तो वो बैरियर था। तो बहरहाल वो निकली। मैंने कहा यार अजीब पागल हो रहा था, इसने मुझे सही तरह की मेरी गाड़ी दबाई है। जनाब वही गाड़ी मेरे आगे थी, मैं उसके पीछे था। एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने गाड़ी अपनी थोड़ा सा लेफ़्ट लेन में ली, तो मैं आगे जो है फास्ट ट्रैक पर जाने के लिए निकला। जब वो निकला तो आशी, वो मोहतरमा जो है वो उस वक्त मोहतरम बन चुके थे, वो बंदा था, उसी तरीके से फ़ोन पे बात कर रहा था और उसने उसी तरीके से मुझे स्माइल पास की। और फिर मैंने गाड़ी जब आगे उससे निकाली तो पीछे वो गाड़ी गायब हो गई। तो
इस तरह से शेप शिफ्टर्स होते हैं जो सेकंड्स में अपना रूप बदल देते हैं, मर्द बन जाते हैं, औरत बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। जैसे एक बार मैंने तुम्हें ये किस्सा बताया था कि हम शोएब दायूब जो है उसके घर के पास से आए थे, तो मेरे घर पर मुझ पर किसी ने अटैक किया, औरत ने एक अटैक किया और उसके बाद वो एक बिल्ली की शक्ल में आ गई और वो वहाँ से वो भाग गई थी। तो लाइक ये चीज़ें हैं इस तरह से। लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते वो इन चीज़ों को शायद ना मानते हों, लेकिन हल्का फुल्का हर जगह किस्सा ये सीन रहता है। मैं आपको जो किस्सा बताने वाला था, ये सारी मेरी जो बातें थी ये छोटे छोटे से किस्से थे, और जो मैं आपको एक बड़ा किस्सा बताने वाला हूँ, ये बड़ा किस्सा आज से कोई 12 साल पहले का है, 12 या 13 साल पहले का ये किस्सा है। और मैंने जॉब ज्वाइन की थी रिसेंटली, कराची में एक मेडिकल सेंटर था छोटा सा आशी, और लोगों को काफ़ी लाइक हमारे स्ट्रगल का पता नहीं होता कि हमने लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल की है। हमने लाइक कोई अपने बाप की उंगली पकड़ के हम आगे नहीं बढ़े, हमने धक्के खाए हैं, हमने ठोकरें खाई हैं। मैं मालदीव से आया था, और मालदीव से आने के बाद मेरे कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं थे घर में। मेरे वालिद के साथ कह लो, घर वालों के साथ कह लो, एक डिप्रेशन था मुझ पर, एक एंजाइटी थी, ऐसे ही कह सकता हूँ। क्योंकि जहाँ एक बंदा ख़राब होता है तो वो एक ही बंदा ख़राब होता है। अगर पूरी दुनिया की किसी एक बंदे से नहीं बन रही तो इसका मतलब ये कि उस बंदे में फ़ॉल्ट है ना। तो अगर पूरे घर में मेरे साथ किसी की नहीं बन रही थी तो इसका मतलब मुझ में फ़ॉल्ट था। खैर, तो जैसे तैसे करके मैं घर से निकला, मैं कराची गया। तो वो दिन मैं नहीं भूल सकता। लाइक मुझे किसी ने आज याद दिला दिया था सुबह ये किस्सा, कि मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गया। रिलेटिव क्या, मेरा बहुत करीबी, मेरे लाइक खून का रिश्ता। मैं उनके घर पर गया तो उन्होंने मेरा हैंडबैग देखा, बड़ा भी नहीं था, छोटा हैंडबैग था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू क्या इधर ही रहने के लिए आया है। लाइक उठते ही उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात की। तो मैंने उनकी शक्ल देखी, मैं बड़ा हर्ट हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, मैं आप लोगों से सिर्फ मिलने आया हूँ, मैं रहने नहीं आया, और मैंने सिर्फ सलाम दुआ लेनी थी। तो उन्होंने कहा ये बैठो बैठो चाय पी। मैंने कहा नहीं यार, मैं सिर्फ सलाम दुआ लेने आया था, मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं तो मैं जा रहा हूँ। तो ये उनसे एक झूठ बोल के मैं वहाँ से उनके घर से निकल गया। अब मैं परेशान था कि यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरा एक जानने वाला था, उसने मुझे कहा कि यार एक हॉस्पिटल है, उनको डेली डॉक्टर्स की ज़रूरत, डेली नाइट की डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो मेरे लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट थी कि यार कि मैंने डेली नाइट करनी है, और उसमें होगा ये कि यार मेरी रात तो गुजर जाएगी, सुबह में कहीं ना कहीं गुजारा हो जाता है। आपको रात को सहारा चाहिए होता है कहीं रहने का, कहीं कुछ करने का। तो मैं एक वो सफूरा एक एरिया है कराची का, सफूरा से पहले एक अंदर कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल सेंटर था 2 डॉक्टर्स का। तो मियाँ बीवी थे वो, और वहाँ पे उन्होंने मुझे डेली नाइट के लिए रख दिया। तनख्वाह सुनोगे हैरान हो जाओगे, तनख्वाह उस वक्त वो मुझे दे रहे थे 6,500 रुपये 2010 की। अच्छा, मालदीव्स में मैं ले रहा था 2.5 लाख। अब तुम अंदाज़ा करना, 2 लाख 2.5 लाख उस वक्त में। पाकिस्तान में कराची में उस छोटे से मेडिकल सेंटर में मुझे उन्होंने डेली नाइट के 6,500 रुपये पे अपॉइंट किया। मैंने कहा बुरा नहीं है मेरे लिए। खैर मैं उस जगह में चला गया। इतना आबाद नहीं था, अब तो वो जगह बहुत आबाद हो गई है वो इस तरह से। तो मेरी ड्यूटी का पहला दिन था, लाइक पहली रात थी। मैंने अपना सामान वामान रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार आज मैं कराची आया हूँ, आज ही नौकरी मेरी लग गई, जिसमें मेरा रात के मामलात हल हो गए। अच्छा, होता ये था कि वहाँ पर रात को 12 के बाद पेशेंट नहीं होते थे। उन्होंने सिर्फ एक बंदा बिठाना होता था डॉक्टर के, यार कोई आता है तो देख लेता है। जनाब आधी रात को एक पेशेंट आया मेरे पास, क्योंकि वो बाहर एक गार्ड बिठाते थे। तो गार्ड आया मेरे पास, कहने लगा एक पेशेंट आया। मैंने कहा अच्छा भेजो। मैं सो जाता था, वो एक बेड लगा हुआ होता था, एग्जामिनेशन बेड होता था पेशेंट का, उसी पे सो जाता था। तो उस पर मैं लेटा हुआ था, तो उसने आके गार्ड ने बोला सर एक पेशेंट आया। मैंने कहा अच्छा बुलाओ। मैं उठ के थोड़ा सा मुंह पे पानी का छींटा वीटा मार के और अपने चेयर पे बैठ गया।
पेशेंट आया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई 12 से 14 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा अच्छा। अब जब कोई कहता है ना मुझे नींद नहीं आती तो पहले ही मेरा दिमाग जाता है यार इसको कोई एंजाइटी होगी। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई सोचे होंगी, कोई परेशानी होगी। लेकिन फ़ौरन डॉक्टर किसी भी पेशेंट की बीमारी को लेके जज नहीं करता, फ़ौरन डायग्नोस नहीं बनाता। तो मैंने उससे कहा अच्छा और? कहने लगा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो कि मुझे रात को प्रॉपर नींद आ जाए, रात को ना तो दिन में आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं सोचूं और मैं समझूं चीज़ों को, और मेरे हाथ में अब इतनी चीज़ें नहीं हैं कि मैं चीज़ों को बेहतर करूं। अब जब वो इस तरह की बातें कर रहा था तो मुझे ये लगा कि यार ये पक्का पक्का डिप्रेशन में है, तो मैं इसको मेडिसिन एडवाइस कर देता हूँ। मैंने उसको एक पेपर पर एंटी डिप्रेसेंट एडवाइस कर ली। उसमें कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह होती थी और वो इस तरह की, वो पेपर लेके, क्योंकि वो जो फार्मेसी होती थी वो मेडिकल सेंटर में अंदर ही होती थी, तो काउंटर पर गया, उससे जाके उसने पहले हम वहाँ पे मेडिसिन की क्वांटिटी नहीं लिखते थे कि जी 3 दिन की दे दो, 6 दिन की दे दो, 8 दिन की दे दो। तो वो जाके वो जो स्लीपिंग पिल्स थी उसके 3-4 पैकेट उठा के ले आया। तो कहने लगा यार डॉक्टर साहब ये तो जो है ना मैं खाता था और ये मुझे सूट नहीं करती। सूट नहीं मतलब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने कहा अच्छा, लेकिन तुम तो 4-5 ले आया। बोला इसलिए ले आया कि अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको खा के भी दिखा दूँगा। मैंने कहा यार ये तो अजीब पागल इंसान है, ये तो खा लेगा तो कुछ हो गया तो ये तो मेरे गले फिल्म पड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं चलो मैं तुम्हें चेंज कर देता हूँ। मैंने मेडिसिन उसकी चेंज करके कुछ और हेवी डोज लिख के दे दिया, जो खाए तो 15 मिनट के अंदर वो बेहोश हो जाए, सो जाए बिल्कुल। वो भाई वो भी 3-4 पैकेट ले आया। बोला डॉक्टर साहब मुझे शदीद नींद आनी चाहिए। मैंने कहा इससे आ जाएगी। कहने लगा अच्छा। इसने क्या किया, सारे टैबलेट्स एक हाथ में निकाले और खा गया, फाँक गया, पानी भी नहीं पिया, कच 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 कर अंदर। अब मेरे पसीने छूटना। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, ये तो मेरी नई नौकरी है, ये तो मेरे लाले पड़ जाएंगे। मैंने फ़ौरन उसको बुलाया, नर्स को बुलाया। मैंने कहा इसने ये टैबलेट्स खा लिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। वो आए, उन्होंने नर्स वर्स ने आके उसको लिटाया। अब उसका बीपी ले रहे हैं तो बीपी नहीं आ रहा, उसका ब्लड प्रेशर आ ही नहीं रहा। पल्स लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर, तो उसकी पल्स ना आए। मैंने कहा ये क्या माजरा है, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रही, ये ज़िंदा भी है, बातें भी कर रहा है। लगा छोड़ो डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो अभी 14-16 दिन से ऐसे ही जाग रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आती, तो मैं फिर आपके पास कल चक्कर लगाऊंगा। मैंने कहा यार अजीब आदमी, ये कह के वो चला गया। अब हम क्योंकि एक बार नींद ख़राब हो गई तो नर्स और मैं और एक और बंदा था और एक गार्ड, हम बैठ के आपस में गपशप करने लगे। यार अजीब आदमी नहीं था, इतनी सारी मेडिसिन खा ली, खुदा न खास्ता मैंने कहा घर जाके मर जाए, कुछ हो जाए। ये बात कर रहे थे, तकरीबन रात के कोई सुबह के 4:30 पौने 5 बज रहे होंगे। मैं जाके एग्जामिनेशन बेड पर सो गया, लेट गया, तो मुझे आके उसने, उसी बंदे ने उठाया ऐसे थपथपा के। मेरी आँख खुली, मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने कहा यार अजीब गार्ड, उसने मुझे बताया ही नहीं और ये उसको भेज दिया वापस। मुझे लगा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं उठ के बैठा। मैंने कहा खैर है, तबीयत ख़राब हो रही क्या हो? बोला नहीं आपसे बात कर। मैंने कहा चाहो बैठो। कहने लगा मुझे पता है इतनी अरसे से नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों नहीं आ रही? कहने लगा मुझे मरे हुए 16 दिन हो गए, मुझे मरे हुए 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन हो चुके, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? जब उसने ये बात की मैंने कहा यार जब इसको पता है कि इसको मरे हुए 16 दिन हो चुके तो मेरे पास क्यों आ रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही? कहने लगा मैंने तुम्हें देखा था एक जगह पे बैठा हुआ। उसने एक जगह का नाम बताया। लगा तुम बड़े उदास थे यार, और तुमने मुझे देखा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे सीट पर, पीछे ही चेयर टेबल पर बैठा था। जब तुम वहाँ से उठे तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया, वरना मैं आता नहीं। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा यार अल्लाह ने करना है जो भी करना है, लेकिन मेरे साथ मामलात
इस तरह के हैं और ये चीज़ें। कहने लगा अच्छा, कहने लगा चलो ठीक है, तुम सुबह इस हॉस्पिटल जाना, एक और अब्बुल हसन पर हॉस्पिटल है, कहने लगा इस हॉस्पिटल जाना और वहाँ जाके ये नाम लेना और कहना इन्होंने भेजा है मुझे। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोला तुम जाना। मैंने कहा अच्छा चलो भाई। मैं सुबह जैसे ही ड्यूटी ऑफ की, अब मेरी डेली नाइट होती थी, मैंने जैसे ही ड्यूटी ऑफ की मैंने अपना बैग उठाया, सीधा उस हॉस्पिटल मुँह धो के, चाय वाय भी नहीं पी, उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। जाके पूछा भाई यहाँ का कौन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कौन है, कब आता है, HR का ही। तो उसने बोला भाई 9:30 बजे तक आएगा। मैं बैठ गया हॉस्पिटल में। वो बंदा आया तो मैंने उसको बोला कि जी मुझे फ़लाने ने भेजा है। अब वो बंदा मेरी शक्ल देख रहा है। अब मुझे लगा कि इसका कोई काम हो गया, जान पहचान वाला था कि उसने ये, अब वो मेरी शक्ल देखा है। उसने मुझे बोला कि आप बैठो। वो गया किसके पास? हॉस्पिटल के ओनर के पास। ऊपर बिल्डिंग, उस ऊपर उसका घर है, उसके पास गया। वो सोया हुआ, जिस हालत में था, उसने बॉक्सर पहना हुआ, वो चड्डी लंबे वाली थी तो शॉर्ट्स वो पहना हुआ, एक टी-शर्ट पहनी हुई, भागता हुआ एक बंदा ना सीढ़ियों से आ रहा है। डॉक्टर काशिफ आप? मैंने कहा जी। आया है। उसने अपना चेम्बर खोला, वो मेडिकल डायरेक्टर था, तो इतना बड़ा कोई वो था नहीं सेटअप, लेकिन वो ठीक था, उसमें अच्छे खासे बेड थे, बहुत अच्छा रश होता था। मुझे अपने चेम्बर में ले गया। उस बंदे को बोला चाय मंगवाओ, चाय मंगवाओ। चाय लेके आया। कहने लगा तुम डॉक्टर काशिफ हो? हाँ। कहने लगा यार रात एक बंदा मेरे ख्वाब में आया। हाँ। वो बंदा मुझे कहने लगा कि तुम्हारे पास सुबह में ये बंदा आएगा तो तुम उसको नौकरी दोगे। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या कहानी है? कहने लगा उसी वक्त जब मैं ख्वाब से जागा तो मैंने उठते ही आधी रात को अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल की कि यार ये मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसे मुझसे लाजमी मिलवाना, मैं देखूं कि क्या किस्सा है। क्योंकि उसने बाकायदा मेरा नाम लेके, उस जिन ने मेरा नाम लेके उसको ख्वाब में पर्ची दी। खैर जब ये बेटा अब मुझे कहने लगा कि अच्छा आप काम करें कि आप आज से ज्वाइन कर लें। मैंने कहा आज से तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं कहीं और कर रहा हूँ और मैं अगले महीने से करूँगा। कहने लगा यार हमारे पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल वैकेंसी निकालूंगा। हमारे पास फ़ीमेल डॉक्टर इमरजेंसी में ऑल्टरनेट नाइट पर होती हैं, हम रखते ही फीमेल्स हैं, लेकिन तुम रात को मेल्स आते हैं तो इसलिए हम तुम्हें रख लेंगे मेल के तौर पे, तुम वहाँ बैठ जाना और हम तुम्हें तनख्वाह देंगे 16,000 ऑल्टरनेट नाइट का। अब कहाँ पे मैं डेली नाइट का कितने ले रहा था? 6,500। हाँ। इसने मुझे कहा कि 16,000 दूँगा। यहाँ मैंने कहा यार मेरी तो लॉटरी निकल गई। अब मैंने जाके वहाँ उनसे बात की, दूसरे मेडिकल सेंटर वालों से। उन्होंने बोला ठीक है आप ऑल्टरनेट पर आप हमारे पास आ जाएं, ऑल्टरनेट वहाँ कर लें। अब हुआ ये कि दोनों जगहों पर मैं जॉब कर रहा था, आवाज़ सुन आवाज़, मज़े सुन मज़े, और दोनों जगहों पर मैं जॉब कर रहा था और 12 लाइक यूँ समझ लो कि दोनों की तनख्वाह मिला के मेरे पास इतने हो रहे थे कि मुझे मेरा सर्वाइवल हो सकता था। फिर वहाँ जब मैंने नाइट स्टार्ट की तो वही पेशेंट मेरे पास दोबारा आया जिन। कहने लगा मुझे बता कि तू अब रोज़ रात की ड्यूटी कर रहा है, तुझे सुबह में सोना होता है? मैंने कहा हाँ। कहने लगा चल मैं तेरी रिहाइश का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा यार ये मेरा सही यार मुझे टकरा गया है। भाई उसने मुझे एक एड्रेस दिया, बोला इस जगह पे जा। अच्छा वो घर यकीन करोगे जो मैं अबुल हसन पर जॉब कर रहा था उस रोड क्रॉस करके वो घर था। कहला इधर जा, इधर एक ये बाबा रहता है, उस बाबे के पास जा। मैंने उसे बोल दिया है तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा। ये बाबा कौन था? जो आमिल था, जिसकी स्टोरी आपने पहले जिसने मैं पहले बता, जिसने मुझ पर ये पाबंदियाँ लगाई कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो जिन उस आमिल का गुलाम था। हालात तेरी खैर, बहुत लंबी स्टोरी है। उसको गुलाम ने मालिक को ऑर्डर दिया कि इसको, मतलब उसको बोला कि इसको आप अपने पास रखो। उसने मुझे बोला कि ये एक कमरा है और उसमें तुमने रहना है।
उसने कुछ शराइत भी रखी, मैं उन शराइत पे पूरा जब नहीं उतरा और जब मैं बहुत ज़्यादा कमाने लग गया तो मैंने कहा तुम्हारी शराइत की ऐसी की तैसी कि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और माशाल्लाह से बहुत कुछ हो गया। लेकिन ये सारा किस्सा बताने का मकसद ये है, लोग कहते हैं कि यार जिन्स कभी कभी जो है वो फ़ायदा देते हैं। तो हाँ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, फ़ायदा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा हर चीज़ का रिटर्न होता है। रिश्तों में आप प्यार दोगे आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा। आप किसी से डील करोगे आपको रिटर्न में उस डील को पूरा करने के लिए उसकी भी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। एक हमारे व्यूअर हैं, उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर काशिफ मेरे साथ एक मसला हो रहा है। वो मसला ऐसा है कि मैंने गलती से किसी चीज़ को बुला लिया, कहीं से कोई लिंक निकाल के, कोई अमल निकाल के कोई। अब वो चीज़ कहती है मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन वो जो शर्तें रख रही है मैं वो नहीं कर सकता। वो कहती है मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुमने शादी कर ली तो मैं तुम्हारे घर में बच्चा नहीं होने दूंगी, जो भी बच्चा होगा मैं उस बच्चे को मार दूंगी। तो अब मुझे बताएं उसका क्या किया जाए। मैंने कहा भाई डील आपने की है, फेस भी आप ही करो। मैं तो हर स्टोरी में ये बताता रहता हूँ कि इस तरह की कोई हरकत नहीं किया करो तो बेहतर है। खैर उसको मैंने एक रास्ता बता दिया। ये किस्सा था जो कि मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया, ये 2-4 छोटी छोटी स्टोरीज बताई ना, वो इसलिए बताई कि आपको ये वाला किस्सा पूरा एक साथ समझ में आ जाए। फिर वहीं पर ही एक फ्लैट लिया मैंने अलग से, इंडिविजुअली एक मैंने अपार्टमेंट लिया जिसमें अभी रह रहा हूँ वो नहीं। उसका एक अलग किस्सा था आशी। उस अपार्टमेंट में किसी ने सुसाइड की थी और वो खाली पड़ा हुआ था। उस अपार्टमेंट की डिमांड थी, लाइक अगर वहाँ हम नॉर्मल कोई घर लेते तो वहाँ पर उस वक्त वो 40-45 लाख का था, लेकिन मुझे वो 16 लाख में मिल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार 16 लाख में ये क्यों दे रहे हैं भाई, मतलब इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। 3 बेड का था। तो पता चला यार यहाँ पे कोई ये जिन है और इस तरह से, और सुसाइड कर ली थी किसी ने, और अब वो पूरे वो नहीं एजेंट ख़राब कर देते हैं मार्केट और ये हो जाता है। खैर मैंने जैसे तैसे करके कुछ पैसे पहले दिए, कुछ लीज करवाया, कुछ इस तरह से वो अपार्टमेंट मैंने ले लिया, वहाँ रहने लगा। अब वहाँ रहता था तो लिटरली मेरे साथ बड़े बड़े हादसे होते थे। बड़े बड़े हादसे इस तरह से होते थे, मैं सो रहा हूँ, मेरा सोते सोते बेड टूट जाता था, लाइक मैं धड़ुम ज़मीन पर। और बड़ा स्टोरीज बहुत सारी शामिल की थी आपने हमारे प्रोग्राम जी। बेड टूट जाता था, मैं ज़मीन पे गिर जाता था। कभी कभी ऐसा होता था जनाब, मुझे अब मैं गंजा हो गया हूँ, तब थोड़े बहुत बाल थे, तो मुझे लिटरली बालों से खींच के कोई ज़मीन पर गिराता था। दरवाजे के नीचे से जो वो दरवाजे पैरों के चलने की आवाज़ें और निशान। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार जो सीन, जो बहुत गंदा सीन होने वाला था, बारिश थी बहुत शदीद और अगस्त का टाइम था वो, तो मुझे उस चीज़ ने क्या किया, पकड़ के गैलरी में, अच्छा वो था 2nd फ्लोर पर, ये भी अल्लाह का शुक्र है, गैलरी में ले गया। और वहाँ से गैलरी से जिस तरह से, शायद मुझे नहीं पता कि उसने सुसाइड किस तरह से की थी, लेकिन उसने क्या किया कि मुझे लिटरली आशी गैलरी में पकड़ के गिराने लगा था। और बारिश थी शदीद किस्म की, मैं गिरने लगा था, लेकिन अल्लाह ने बचाया। कैसे बचा मुझे नहीं पता। बड़ी गंदी मेरी जो है वो इंसिडेंट होता, मैं गिरता तो शायद लोग ये बोलते कि कुत्ते के बहुत मर गया, सुसाइड कर ली। एक बार मेरी गैलरी में आशी कोई चीज़ नहीं रखता था मैं, लाइक एक छोटा सा कपड़ा होता है ना जो डस्टिंग वाला, वो भी गैलरी में नहीं होता था, बिल्कुल सिर्फ फ्लोर, मार्बल फ्लोर होता था। वो आग लग गई, और आग इतनी शदीद थी कि रोड के उस तरफ जो अपार्टमेंट वाले थे उन्होंने आग देखी, उन्होंने शाउट किया है रोड वालों को, रोड वालों ने इधर आके शाउट किया है, बराबर वाले जाग गए, मुझे होश नहीं था, मैं सो रहा था। उन्होंने आके मेरे दरवाजे तोड़े,
आग वहाँ से बुझाइए, ना कोई शॉर्ट सर्किट था ना कोई और रीज़न था, वो इतनी गंदी वहाँ पर उन्होंने वो उस चीज़ ने आग लगाई। फिर उसके बाद मुझे मुर्शिद ने बोला कि यार देख अब तू यहाँ से कूच कर जा बेटा, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ है वो किसी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, रहने नहीं देती, और तूने इतना अरसा निकाल दिया और उसने तुम्हें इतना अरसा बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं हो रहा, अब तो तुम चले जाओ। और फिर मैंने अपना रास्ता इख्तियार किया और फिर इत्तेफाक से मेरी जॉब लग गई कराची से बाहर, और 15 दिन जॉब होती थी, 15 दिन ऑफ होती थी, या 21 दिन जॉब होती थी, फिर 7 दिन ऑफ होता था। तो फिर मेरा अच्छा बड़ा उसके बाद टाइम गुजरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक मेरे बचपन का दोस्त मिल गया, चश्मा पहनता है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई है उसने, अब तो कम कर दी है, वज़न बढ़ा दिया, वज़न बढ़ा दिया उसने। फिर पहले फिट हुआ करता था, फिर अनफिट हो गया। तो ये इस तरह से छोटे छोटे किस्से ज़िंदगी के, मुझे लगता है कि ये हर इंसान के साथ होते हैं, हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ कहानियाँ जुड़ी होती हैं, हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एफ़र्ट कर रहा होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आशी क्यों ना हो। नहीं, आज डॉक्टर साहब जो ना वो बहुत गहराई में उतर गए, आज बहुत आप दिल से बातें कर रहे हैं। क्यों ना? क्या हुआ है? भाभी तो कुछ बोला है? अबे नहीं यार। अच्छा, ऐसे ही। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप ऐसे ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखो उठते के साथ ही आपसे 3 बार क्यों पूछा आपकी तबीयत तो ठीक है पूछा था। मेरी शक्ल देखिए। अच्छा यार मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब जो है आज कुछ सेंटी कहानी मतलब जो है ना वो सीन मारेंगे। खैर, अरे सेंटी तो क्या, सेंटी कहानी तो वो यूनिवर्सिटी के टाइम की होती थी। सेंटी वो तो रोमांटिक हुआ करते थे, वो साथ में सेंटी भी होती थी, बाद में सेंटी होगी ना वो। खैर जी, कैसे लगी आप लोग डॉक्टर काशिफ की ये रियल स्टोरी? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि स्टोरी फेक थी, ये बनाई गई थी। ओके, ऑफ कोर्स आपको जो समझ में आया वो अरे छोड़ ना यार, इन बातों को छोड़ दिया। लेकिन ये है कि जो भाईजान कह रहे हैं कि उसकी रियल स्टोरी थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई किस्से हैं, कुछ लवाजमात हैं ऐसी स्टोरीज़ बनाने के लिए, आपके पास भी इतना दम है, तो प्लीज़ हमें अपनी स्टोरी ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक। और मसला क्या होता है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। हाँ, नींद बहुत आती है और पूरी हो नहीं रही। नींद पूरी तो नहीं हो रही, लेकिन जब मैं नहीं बोलता हूँ तो मुझे नींद आती है। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। हमारी तरफ से सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।